हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फोर्थ अर्थात जो ऑप्शनल पेपर है आपका, उसके अंतर्गत इनोवेशंस इन एजुकेशन अर्थात शिक्षा में नवाचार के एमसीक्यू पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सैट, दूसरा है साराल, तीसरा है GSAT-3 और चौथा है सैटेलाइट। तो यहाँ पर जो भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह था वह GSAT-3 था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर शैक्षिक जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एजुकेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें पूछा भी जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। थोड़ा इसको ध्यान से देखना होगा। कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, नहीं को हम छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, केयरफुली इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, दूसरा है सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक, तीसरा है 100% नामांकन और चौथा है माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण। तो यहाँ पर जो आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है। आखिर सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वह माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी योजनाएं जा रही हैं या 100% नामांकन कराना है, MDM, तो ये सारा काम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आखिर जो उसका जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसका मेन एम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, दूसरा है बालकों में एकाग्रता का विकास, तीसरा है बालक के मस्तिष्क में सिद्धांतों का विकास और चौथा है बालक की स्मृति का विकास। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद अगला, जैसा आप लोग पहले से ही परिचित होंगे कि किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मॉन्टेसरी, दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है एनी बेसेंट और चौथा है फ्रोबेल। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जो जनक हैं, फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम, जो है फ्रोबेल महोदय हैं। बिल्कुल ही राइट है। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 5 है, एकीकृत बाल विकास कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर ये भी जाने, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो एकीकृत बाल विकास परियोजना या योजना को कब लॉन्च किया गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1975, दूसरा 1965, तीसरा है 1976 और चौथा है 1977। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। 1975 को, 1975 को जो है एकीकृत बाल विकास जो योजना थी, परियोजना थी, उसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, दूसरा है जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने, तीसरा है पढ़ने के लिए बाध्य करने और चौथा है समाविष्ट करने। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ही यही होता है कि सबको एडजस्ट करना, चाहे कोई सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से अगर वो अपवंचित है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको सभी को, और जो अगड़े हैं उनके साथ मुख्य धारा में उनको जोड़ना, उनको साथ में एडजस्ट करना, समाहित करना ही समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है। तो अगला जो प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अजमेर, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है मुंबई और चौथा है नई दिल्ली। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया
था। प्रश्न संख्या 8, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप CIE कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है बेंगलुरु, दूसरा है नोएडा, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है दिल्ली। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है इस प्रश्न का वह है अहमदाबाद, जो है में सिचुएटेड है CIE। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है देहरादून, तीसरा है दिल्ली और चौथा है धर्मशाला। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है वह दिल्ली में इस्टेब्लिश है। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या 10 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर ई-लर्निंग को ध्यान में रखते हुए और इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर जैसे आपके सामने दिया हुआ है कि संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है माध्यम, फिर है संदेशवाहक, फिर संदेश प्राप्तकर्ता। दूसरा है संदेशवाहक, दूसरा है माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है संदेश प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक और माध्यम। जो अंतिम है संदेशवाहक, संदेश प्राप्तकर्ता और माध्यम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, संदेशवाहक, माध्यम, उसके बाद संदेश प्राप्तकर्ता। ये मॉडल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, स्क्रीन प्रथम, जैसा आपको पता है एक संस्था है प्रथम, को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए, दूसरा है मुफ्त राशन बांटने के लिए, तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए और चौथा है शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम को स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो ये प्रश्न है ये तो बहुत बार पूछा गया है सभी एग्ज़ाम में कि एडुसैट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है 20 नवंबर 2009 को, दूसरा है 20 सितंबर 2004 को, तीसरा है 20 दिसंबर 2005 को और चौथा है 20 अक्टूबर 2006 को। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। 20 सितंबर 2004 को एडुसैट जो है लॉन्च किया गया था, अर्थात एजुकेशनल सैटेलाइट भी बोलते हैं या एजुकेशन सैटेलाइट भी इसे बोलते हैं। इसके बाद जो है MDM मिड डे मील योजना जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला है नामांकन वृद्धि, दूसरा है ठहराव करना, तीसरा है पोषण स्तर बढ़ाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर चौथा बिल्कुल ही आपका सही है। अब जो अंतिम प्रश्न है खासकर इस जो भी हमने बनाया है इसके अंतर्गत ई-लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि निर्देशों को कुशलतापूर्वक पढ़ने व व्याख्या करने की क्षमता, ये महत्वपूर्ण कौशल है ई-लर्निंग में। दूसरा है चैट करने की क्षमता, तीसरा है लेखन के माध्यम से विचार या राय व्यक्त करने की क्षमता और चौथा है ब्राउज करने की क्षमता। तो जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि लेखन के माध्यम से विचार या राय व्यक्त करने की क्षमता जो है ई-लर्निंग का महत्वपूर्ण कौशल होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।